सबसे पहले बात TV9 के बड़े खुलासे के बाद मचे सियासी घमासान की। कांग्रेस के गलत क्यूआर कोड को लेकर कांग्रेस पार्टी पर गिरिराज सिंह ने बहुत संगीन आरोप लगाए। कांग्रेस चंदे के गलत क्यूआर कोड पर गिरिराज सिंह ने केंद्रीय मंत्री ने बोला है हमला। कांग्रेस के डीएनए में ही घोटाला है। गलत क्यूआर कोड से पैसा आखिर किसके खाते में गया, यह सवाल पूछा है गिरिराज सिंह ने। तो देखिए, TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले यह खबर दिखाई थी कि किस तरह से कांग्रेस ने जो ऑफिशियल पैम्फलेट जारी किए थे उसमें गलत क्यूआर कोड दे दिया गया, गलत डोनेशन लिंक दे दिया गया। यानी जो तमाम लोग कांग्रेस पार्टी के जारी इस क्यूआर कोड और डोनेशन लिंक पर चंदा भेज रहे थे वो गलत अकाउंट में जा रहा था। हमारी खबर के बाद कांग्रेस पार्टी ने नया पैम्फलेट जारी किया है, नया क्यूआर कोड और नए डोनेशन लिंक जारी हुए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, TV9 भारतवर्ष ने ये खुलासा किया है कि कांग्रेस ने चंदे के लिए, डोनेशन के लिए जो क्यूआर कोड जारी किया है वही गलत है और किसी को पता नहीं है कि वो किसके खाते में पैसे जा रहे हैं। ये कौन आश्चर्य की बात है? आपको क्यों आश्चर्य लग रहा है? आपको तो उद्भेदन करना पड़ा। कांग्रेस के डीएनए में ही है घोटाला। आज से नहीं, जीप घोटाला से लेकर के कई घोटाले हुए हैं, आज तक घोटाला ही घोटाला है। क्यूआर कोड नहीं गड़बड़ होगा तो खाता में जाएगा कैसे गलत जगह पर? ये कांग्रेस के नियति में है घोटाला, नियत में है घोटाला। और यही कारण है कि आज आपको उद्भेदन करना पड़ा और सही निकल गया। भ्रष्टाचारियों की एक षड्यंत्र को आपने पर्दाफाश किया। और अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के चंदे को लेकर TV9 पर बड़ा खुलासा हुआ। न्याय यात्रा चंदे को लेकर कांग्रेस का गलत क्यूआर कोड, न्याय यात्रा चंदे को लेकर कांग्रेस का गलत लिंक। TV9 की खबर, कांग्रेस पार्टी में इसका बड़ा असर होता दिख रहा है। कांग्रेस ने सही क्यूआर कोड और लिंक जारी किया। कांग्रेस के चंदे पर TV9 भारतवर्ष के बड़े खुलासे से पार्टी को होश आया। न्याय यात्रा चंदे को लेकर कांग्रेस के गलत क्यूआर कोड पर TV9 भारतवर्ष ने बड़ी खामी उजागर की। TV9 भारतवर्ष की इस बड़ी खबर का कांग्रेस पार्टी में बड़ा असर हुआ। कांग्रेस ने चंदे के लिए अब सही क्यूआर कोड और लिंक जारी किया है। गलत क्यूआर से दूसरे के खाते में चंदे की बड़ी राशि चली गई। गलत डोनेशन लिंक से कांग्रेस को लाखों का नुकसान हुआ है। TV9 भारतवर्ष पर हुए खुलासे के बाद कांग्रेस जागी। अब कांग्रेस इस मामले की जांच पर विचार कर रही है। कांग्रेस की क्यूआर कोड वाली गलती TV9 भारतवर्ष पर दिखाए जाने के बाद क्या असर हुआ, ये भी जान लीजिए। इस खुलासे के बाद कांग्रेस को बड़ी गलती का पता चला। कांग्रेस ने सही क्यूआर कोड और डोनेशन लिंक जारी किए। चंदे के लिए अब नए पैम्फलेट छपवाए गए हैं। गलती कैसे हुई, इसकी जांच के लिए कांग्रेस में विचार जारी है। जबकि पैम्फलेट में सही डोनेशन लिंक donateinc.in लिखना था। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में क्राउड फंडिंग अभियान का ऐलान हुआ था। और TV9 की इस खबर के बाद लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के चंदे वाले गलत क्यूआर कोड पर बीजेपी ने हमला बोला है। कांग्रेस का मतलब ही भ्रष्टाचार है, ये RP सिंह के द्वारा कहा गया है। परिवार के ही सदस्य का क्यूआर कोड का शक है, ये भी उन्होंने कहा। लोगों को पुलिस से शिकायत दर्ज करानी चाहिए। कुछ लोग गलत लिंक बता रहे हैं। मेरा कहना है कि इसमें भी बड़ा घोटाला करते हैं। ये घोटाले से बाहर नहीं आते। वह सरकार में रहते हुए करें, वह पार्टी में रहते हुए करें। लगातार याद करिए, नेशनल हेराल्ड वाले केस में क्या किया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी के 90 करोड़ रुपए देकर परिवार को 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति दे दी। यहाँ पर भी ये क्यूआर कोड चेक करना चाहिए। मैं तो चाहूँगा अगर ईमानदार हो तो ये एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करें, जानकारी मिले कि यहाँ कोई जिन लोगों ने दान दिया है, जिन लोगों ने कांग्रेस को पैसे दिए हैं, चंदा दिया है, वह पुलिस कंप्लेंट करें और जानकारी लें कि ये क्यूआर कोड कहीं किसी परिवार के किसी सदस्य के पर्सनल खाते में, किसी और खाते में तो नहीं जा रहा। क्योंकि कांग्रेस का मतलब घोटाला है, कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार है। ये एक सुयोजित तरीके से उन्होंने क्यूआर कोड डाला होगा जो कि उनके किसी एक निजी खाते में पैसा जा रहा होगा ताकि पब्लिक का पैसा निजी खाते में चला जाए।
ये लोग गलती से पैसा दे रहे होंगे कहीं अपने किसी निजी खाते में चले जाए और उसका उपयोग अपने हिसाब से करें ये, क्योंकि इनके नेताओं के यहाँ से तो करोड़ों रुपया पकड़ा जाता है, 300-300 करोड़ रुपया इनके नेताओं के घर से पकड़ा जाता है। अब वो कहाँ पैसा जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है इसकी जानकारी एक बार उसकी जांच हो जाएगी और जिसने चंदा दिया है वो पुलिस की कोई कंप्लेंट डालेगा तो उस पर जांच हो जाएगी। और बजट सत्र को लेकर बहुत बड़ी खबर है। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक बजट सत्र। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होगा। अंतरिम बजट में कई बड़े ऐलान संभव हैं, कोई बड़ा विधायी कार्य एजेंडे में नहीं। तो ये बड़ी खबर है। बजट को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 31 जनवरी से 9 फरवरी तक बजट सत्र होगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होगा। चूंकि ये चुनावी वर्ष है इसलिए बजट अंतरिम होगा और वो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है बजट सत्र को लेकर और साथ ही अंतरिम बजट को लेकर? 31 तारीख से बताया जा रहा है कि संसद का जो बजट सत्र है वो शुरू होगा। 31 तारीख को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले दिन 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। चूंकि चुनावी साल जैसा आपने बताया तो अंतरिम बजट पेश होगा, लेकिन जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक इस बजट में भी सरकार बड़े ऐलान करेगी। जिस तरह सरकार को भरोसा है फिर से वो चुन के आएंगे, तो ऐसे में आपको अंतरिम बजट जैसा इससे कुछ भी नहीं दिखेगा। ये फुल फ्लेज बजट की तरह इसका अनाउंसमेंट किए जाएंगे और साथ ही साथ 9 फरवरी तक बताया जा रहा है कि बजट सत्र चलेगा। अभी तक कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कामकाज इस सत्र में नहीं रखा गया क्योंकि बहुत छोटा बजट सत्र होता है, तो ऐसे में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं है। लेकिन जो राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट, यही 2 महत्वपूर्ण विधायी कामकाज जो है इस बजट सत्र में होंगे। शुक्रिया आनंद पांडे आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए। संसद के बजट सत्र से जुड़ी यह अहम जानकारी इस वक्त आपके सामने है। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। और अब बात राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मचे घमासान की। मकर संक्रांति पर अयोध्या जाएंगे कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे लेकर बयान दिया है और कहा है कि लखनऊ कांग्रेस दफ्तर से अयोध्या जाएंगे तमाम कांग्रेसी नेता। सरयू में डुबकी लगाकर करेंगे दर्शन पूजन। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराया है। ये ट्वीट यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का है। अजय राय ने इस ट्वीट में पहले भगवान राम के स्वरूप पर कुछ पंक्तियां लिखी, फिर लिखा कि राम पर भला किसका अधिकार हो सकता है। इस सवाल के बाद इस ट्वीट के जरिए अजय राय बताते हैं कि मकर संक्रांति पर यूपी के कांग्रेस कार्यकर्ता लखनऊ में पार्टी मुख्यालय से रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे और सरयू नदी में डुबकी लगाकर हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन करेंगे। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण ठुकरा दिया था। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बीजेपी और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। साफ है कि एक अर्थ निर्मित मंदिर का उद्घाटन सिर्फ चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी के इस फैसले को दुखद बताया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार न करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। तो वहीं कांग्रेस के फैसले पर TV9 से गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस के डीएनए में है हिंदू विरोध। कांग्रेस में नैतिक ताकत नहीं है। कांग्रेस ने राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम किया। एंटी हिंदू नहीं होते, न्योता क्यों करते अस्वीकार। तो गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में कहें तो राजद के चाहे विधायक हों, मंत्री हों, जेडीयू के सांसद हों, लेकिन अब कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सोनिया गांधी ने कहा है कि हम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। ये एजेंडा है आरएसएस और बीजेपी का। देखिए, कांग्रेस के डीएनए में है हिंदू विरोधी। आज तक नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी तक कौन अयोध्या गया? क्या बीजेपी पकड़े हुए थी? और हिंदू विरोधी नहीं थे तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कुनमा, स्टालिन का कुनमा, जब सनातन को खत्म करने की बात की तो कांग्रेस उसके पीठ पर खड़ा था।
ये हिंदू विरोधी हैं, मुस्लिम परस्त हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बिहार में चाहे लालू जी हो, नीतीश जी हो, निमंत्रण देने के लिए हफ्ता बैठा रहा, समय नहीं दिया। लेकिन आज किसी मस्जिद से, किसी दरगाह से अगर आ जाता निमंत्रण के लिए नीतीश बाबू को, दरवाज़ा भी खोल देते और वहाँ जा कर के माथे पर टोकरी भी उठा लेते और चादर पोशी भी करते। यही इनका तुष्टीकरण है, मुस्लिम तुष्टीकरण। यही इनका वोट तुष्टीकरण है। वोट के लिए ये सब लोग करते हैं। एक तो नहीं जाएंगे और दूसरा राम पर, राम मंदिर पर, अयोध्या पर, ज़मीन पर विवाद पैदा करेंगे। अगर ये लोग राम के समर्थक, सनातन के समर्थक होते, इतने दिनों तक सत्ता में कांग्रेस रही, अभी कुनवा कांग्रेस के साथ है, इंडी कुनवा, इनसे पूछे ना राम क्यों टेंट में इतने दिनों तक रहा। यही लोगों के चलते केस में लटकाया भटकाया। 19 में तो कपिल सिब्बल ने कह दिया कि हजूर अभी नहीं इस पर निर्णय किया जाए, लेकिन प्रभु श्री राम ने खुद अपना निर्णय, कोर्ट ने निर्णय दिया और आज पूरा समस्त हिंदू सनातन उनके जय जयकार कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और जनमानस सनातन समर्थक है, जो इसका विरोध करेगा वो बह जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आपने सुना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। चुनाव में जनता करेगी कांग्रेस का बहिष्कार, सनातन विरोधी है कांग्रेस, ये अनुराग ठाकुर ने कहा। राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण ठुकराने के बाद कांग्रेस अब बीजेपी के निशाने पर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वह वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। अब कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करके अपनी सनातन विरोधी मानसिकता को एक बार फिर जाहिर कर दिया है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में देश की जनता कांग्रेस का बहिष्कार करेगी। ये वही कांग्रेस है जो बार बार राम के नाम पर आलोचना करती है। ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु से लेके अन्य बातों पर भी विरोध ही करती आई है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। वहीं पटना में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि समारोह का न्योता ठुकराकर कांग्रेस ने बता दिया कि वो राम मंदिर बनने से खुश नहीं है। आज आम सहमति से इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है। पहले कहते थे कि कोर्ट से फैसला हुआ तो हम मानेंगे। इन्होंने सदैव विरोध किया था राम जन्मभूमि का, और आज कांग्रेस पार्टी उसी मानसिकता के दबाव में है जो ये शाहबानों के मामले में झुकी थी। और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया है। न्योता ठुकराना सनातन विरोधी सोच है। भगवान के आड़ में ये लोग वोट ले रहे हैं। अगर हिम्मत है तो रोजगार देकर वोट ले, स्वास्थ्य शिक्षा पर वोट ले, भाईचारे बंदी पर कर ले, अर्थव्यवस्था पर कर ले। अर्थव्यवस्था थोड़ा बढ़ रही है। अरे भारत की पॉपुलेशन इतनी अधिक है, कंजम्पशन ही इतना अधिक है, तो नेचुरली थोड़ा बहुत ग्रोथ तो लेगी लोगी। तो बड़ा अच्छा किया है और किसी को नहीं जाना चाहिए। ये आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है और ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम है। इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया, और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि ये नेहरू की कांग्रेस है, महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। गांधी जी की कांग्रेस तो राम राज्य की बात करती। ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज
उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। राम जी हमारे कन कन में है और हम मोदी जी के इवेंट में नहीं जाएंगे। आप समझो, वो इवेंट की बात हुई है कि जो मोदी जी का इवेंट है, मोदी जी का इनविटेशन है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन राम मंदिर जिसके दरवाजे राजीव गांधी ने खोले, राम जी हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, हम वहां पर जाएंगे, लेकिन उनके बुलाने से नहीं जाएंगे और उनके कहने से नहीं जाएंगे। जब जाएंगे, उनको इनविटेशन 3 लोगों को आया है कि आप आइए। अब मोदी जी का हमने भाषण सुनने जाना है। और 27 जनवरी को बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, बिहार के बेतिया में होगा पीएम का कार्यक्रम। बेतिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो प्रधानमंत्री का बिहार दौरा और बेतिया जाने का कार्यक्रम। जनवरी की कड़ाके वाली ठंड के बीच बिहार का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग की स्थिति भले ही साफ न हुई हो, लेकिन बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए पहला चुनावी बिगुल बिहार से फूंक सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के बिहार के चंपारण से चुनावी कैंपेन की शुरुआत की जा सकती है। 27 जनवरी को बेतिया के सुगोली में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन तब जेडीयू बीजेपी के साथ थी। नीतीश के एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी के पास 17 और जेडीयू के पास 16 सीटें हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार होगा जब बीजेपी अपने सबसे पुराने सहयोगियों में से एक जेडीयू के बिना ही चुनावी मैदान में उतरने वाली है। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़ी अहम खबर है, यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी ने जोरदार तैयारी की है। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। इसे लेकर सीएम, दोनों डिप्टी सीएम्स बैठक में शामिल हैं। बैठक में 4 बिंदुओं को लेकर बात हुई है और इस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। सभी 80 सीटों पर चुनाव कार्यालय बनाए जाएंगे। 80 लोकसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त होंगे। सभी सीटों पर बीजेपी संयोजक बनाने पर भी चर्चा चल रही है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी का चुनावी प्लान तैयार है। सभी 80 सीटों पर मजबूत चुनावी रणनीति बनाई गई है। लोकसभा चुनाव में यूपी में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन दोहराने के लिए आज लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के अलावा राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई मंत्री शामिल हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने के लिए इस बैठक में मंथन जारी है। इस बैठक के एजेंडे में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए खास प्लान बनाया गया है। बीजेपी अब यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों में चुनावी कार्यालय खोलेगी, तो यूपी की सभी सीटों पर चुनावी प्रभारियों की सूची भी फाइनल की जा रही है। इसके अलावा यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी संयोजक भी नियुक्त होंगे। इसके साथ ही राम मंदिर समेत अन्य मुद्दों पर भी इस बैठक में विस्तार से चर्चा जारी है, ताकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। यूपी में इंडिया फ्रंट की चुनावी रणनीति भी बीजेपी के लिए इस बार बड़ी चुनौती होगी। और बड़ी खबर है पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई। सूत्रों के हवाले से नवजोत सिद्धू को अनुशासन में रहने की नसीहत दी गई है। कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव की सिद्धू को 2 टूक अनुशासनहीनता की कांग्रेस में जगह नहीं। सिद्धू को सभी सियासी कार्यक्रमों की जानकारी देनी होगी। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी साफ दिख रही है। इन दिनों पंजाब कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव चंडीगढ़ में चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। लगातार बैठकें, मुलाकातें और चुनावी जिम्मेदारियों का दौर जारी है। इस बीच चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन में हुई पंजाब के नेताओं की मीटिंग में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू नहीं पहुंचे। पंजाब कांग्रेस की इस बैठक के बाद नवजोत सिद्धू की कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव से एक होटल में अलग से मुलाकात हुई, तो पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद के बीच नवजोत सिद्धू ने शायराना अंदाज में बागी तेवर भी दिखाए। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, और हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश हित में, देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो वो फैसला करेंगे हमें मानना है। इससे पहले पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वंडिंग ने कहा कि पार्टी के खिलाफ गतिविधि करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। कोई मतभेद किसी व्यक्ति नाल नहीं हन।
मैं हर व्यक्ति ਨੂੰ डिसिप्लिन ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ और जो डिसिप्लिन भंग करेगा ਉਹਦੇ ਤੇ कार्रवाई जरूर होगी। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई बड़े हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि खास तौर पर नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं। पीडीए का बीजेपी के पास क्या जवाब है? गठबंधन की बातचीत अच्छी चल रही है, ये भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा ये भी कहा है कि बीजेपी के कई नेता जमीन कब्जा कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव ने कई बड़ी बातें कही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखा है महंगाई बढ़ाना। पार्ले जी बिस्किट पैकेट ने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया और बिस्किट कम करते चले गए पैकेट में। ये बीजेपी सरकार भी किसानों से लूटने का काम कर रही है। कभी 45 रुपए की, अब 40 की, और सरकार बना ले जाएंगे तो हो सकता है 35 की कर दें ये बोरी। पैसा उतना ही वसूलेंगे। चिंता का विषय ये है कि बैंकें मर्ज हो गई हैं और नोटबंदी के बाद पूरे देश का पैसा बैंकों में जमा हो गया। 10 लाख करोड़ से ज्यादा उद्योगपतियों का पैसा माफ हो गया। उत्तर प्रदेश के किसान, देश के किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ हुआ? उनका कर्ज कितना होगा? 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 5 लाख करोड़। लेकिन उद्योगपतियों का पैसा 10 लाख करोड़ माफ हो गया। ये चिंता का विषय है। मुझे उम्मीद है कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। सर, मायावती को लेके भी क्या कुछ नहीं, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि किस चैनल के लिए काम कर रहे हैं? अगर नहीं जा रहे राम मंदिर के उद्घाटन, ये व्यक्तिगत विषय होता है और व्यक्तिगत विषय पर हम और आप टिप्पणी नहीं कर सकते किसी के बारे में। सर, आलोक कुमार जो है बीएसपी वाले, उन्होंने कहा कि आपको डाक के थ्रू निमंत्रण भेजा गया है। तो डाक के थ्रू जवाब हम भी दे देंगे। ये क्या बात हुई आपकी? पत्रकार साथियों, आप भी मदद करिए किसानों की, आप भी मदद करिए बेरोजगार नौजवानों की, और आप भी कहीं ना कहीं सवाल उठाइए महंगाई का। सर, सुनने में आ रहा कि अयोध्या से जो आगे बढ़ते हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर आज सुनवाई। शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर होगा फैसला। कोर्ट कमिश्नर और टीम तय करेगी और कोर्ट तय करेगी कि सर्वे कैसे किया जाएगा। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज बड़ा दिन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई होनी है। दोनों पक्षों में बहस के बाद विवादित परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर और टीम तय की जाएगी। हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल अर्जी मंजूर कर ली थी। 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली थी। आज हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस होगी। उसके बाद ये तय होगा कि कौन कौन कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे। किस तरह से सर्वे का कार्य पूरा कर अदालत को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। सुप्रीम कोर्ट में अब 16 जनवरी को मामले में सुनवाई होनी है, जिसमें ये तय होगा कि एडवोकेट कमीशन के मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई जारी रहेगी या नहीं। और अहम खबर सामने आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने समन किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है फारूक अब्दुल्ला को। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में हेरा फेरी का यह मामला है। इस समय हम मौजूद हैं श्रीनगर में, और श्रीनगर में ईडी दफ्तर के बाहर, जहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को समन किया गया है ईडी द्वारा। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जो मनी लॉन्ड्रिंग
केस है उस मामले में। इससे पहले साल 2022 में इस मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर जो है चार्जशीट भी दायर की गई थी और इसी केस के चलते जो है फारूक अब्दुल्ला को एक बार फिर से ईडी दफ्तर बुलाया गया है। आप देख सकते हैं ये ठीक ईडी दफ्तर है जहां पर पूछताछ होती है इन केसेस को लेकर और मनी लॉन्ड्रिंग का केस, इसमें कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही थी और चार्जशीट में डिटेल्ड बताया गया है कि किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की गई। उस तरफ पीछे दिखाएं मुर्तज़ा, तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के बारी नफरी जो है यहाँ पर ईडी दफ्तर के बाहर तैनात है। हालांकि TV9 बातवच को सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि फारूक अब्दुल्ला जो है खराब सेहत के चलते शायद नहीं आ सकते हैं। और बड़ी खबर एनआईए की 5 राज्यों में 32 जगहों पर छापेमारी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में एनआईए की रेड हुई है। आतंकी गैंगस्टर कनेक्शन केस में एनआईए की रेड। पंजाब में आज एनआईए की बड़ी कार्रवाई चल रही है। सुबह 5 बजे से एनआईए की टीम भटिंडा और फिरोजपुर समेत कई जिलों में बड़ी कार्रवाई कर रही है। एनआईए ने भटिंडा के हैरी मोड़ के घर पर भी छापेमारी की। गैंगस्टर हैरी मोड़ का असली नाम हरजीत सिंह है। हैरी मोड़ पंजाब के भटिंडा जिले के मोर मंडी का रहने वाला है। उस पर कई हत्याकांड और फिरौती मांगने का आरोप है। भटिंडा के लहरा खाना गांव में हुए 2 हत्याकांड और मोड़ मंडी के सुनारों से फिरौती मांगने के मामले में हैरी मोड़ के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। गैंगस्टर हैरी को कुछ वक्त पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। एनआईए ने आज हरियाणा के सोनीपत में भी छापेमारी की। एनआईए की टीम सोनीपत में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर अंकित सेरसा और प्रियव्रत फौजी के घर पहुंची। एनआईए ने घर का कोना कोना खंगालने के बाद परिवार वालों से पूछताछ की। शूटर अंकित सोनीपत के गाँव सेरसा का और प्रियव्रत फौजी गांव गढ़ी सिसाना का रहने वाला है। इन दोनों के घरों पर सुबह 5 बजे एनआईए की टीम पहुंची। छापेमारी सुबह 7 बजे तक चली। और बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजधानी पटना से। पटना में 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। गैंगरेप की शिकार एक बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है। गैंगरेप की शिकार एक बच्ची बुरी तरह से जख्मी हालत में है। गैंगरेप और हत्या को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। पटना के पास फुलवारी शरीफ के गांव का ये दिल दहला देने वाला मामला बताया जा रहा है। और अपडेट आपको दे दें इस पूरे मामले में। पटना के फुलवारी शरीफ के एक गांव में बच्चियों के साथ हुई दरिंदगी पर एसएसपी राजीव मिश्रा ने क्या कहा है, आपको उनका बयान सुनवाते हैं। आज मॉर्निंग में 11:30 बजे सूचना मिली फुलवारी शरीफ थाना को कि हिंदुनी गांव की 2 बच्चियां जो कल सुबह से गायब थी, उनमें से एक गांव के पास जो खाली में जो खेत टाइप की जगह है वहां पर उनमें से एक की लाश मिली है और दूसरी बच्ची वहां पर घायल अवस्था में बैठी हुई है। देखिए, ये तो बहुत दरिंदगीपूर्ण घटना है। कल सुबह 8 बजे गोईठा लाने निकली थी और गोईठा लाने के लिए निकली थी तो खोजना शुरू किया परिवार के लोग। 11 बजे के करीब जब घर नहीं लौटी, बच्ची जो है ना गोईठा लाने के लिए गई थी, जलाम लाने के लिए आलमपुर समुदाय में। रोज वही बच्ची जाती थी तो वो आ जाती थी। उस दिन नहीं आई तो सोची कि 2 घंटा के बाद में गई, उसके बाद फिर खोजना शुरू की। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। रुपेश, इस पूरे मामले पर पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है? देखिए, 3 दिन पहले की घटना है और परिवार वाले जब थाने में गए तो थाने ने ये कहा कि जब तक 24 घंटे नहीं होंगे ना तो वो गुमशुदगी का मामला दर्ज करेंगे, ना अपहरण का या कोई मामला दर्ज नहीं होगा। मामला तक दर्ज नहीं किया गया और उसके 2 दिन बाद जब स्थानीय लोगों ने उसका शव आलमपुर बगल में है, ये हिंदुनी गांव की 2 बच्चियां हैं, एक 8 साल की है और एक 10 साल की, एक की मौत हो गई है। और वो जो शव बगल में एक बाउंड्री वॉल है जहां पर स्मैकियों का जमावड़ा रहता है। पुलिस जब वहां पे पहुंची, लोगों ने इत्तला की कि यहां पर 2 बच्चियां पड़ी हुई हैं जिसमें एक की सांसें चल रही हैं और एक लगता है कि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। उस सूचना के बाद पुलिस वहां पे पहुंची और जो घायल थी बच्ची उसकी भी हालत बहुत ख़राब थी। उसको पटना एम्स में भर्ती कराया गया, अभी भी वहाँ उसकी हालत चिंताजनक है। उसकी बस सांसें उस वक्त चल रही थी, वो पूरी तरह से दहशत में थी। और पुलिस उस वक्त अगले दिन तक ये कहती रही कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा ये कहना मुश्किल है कि उन दोनों बच्चियों के साथ क्या हुआ है। लिहाजा लोगों में आक्रोश भड़का, लोगों ने भगत सिंह चौक को जाम कर दिया, वहाँ पर आगजनी भी की। लेकिन सबसे इस पूरे मामले में जो फुलवारी शरीफ पुलिस का जो भूमिका है वो बहुत संदिग्ध है कि जिस तरीके से 2 बच्चियाँ
बच्चियां गायब होती हैं और परिजन, दोनों बच्चियों के परिजन जब थाने में जाते हैं तो उन्हें सिर्फ ये कहा जाता है कि 24 घंटा गुजर जाने दीजिए, तब वो मामला दर्ज करेंगे। कोई एक्शन लेने, ढूंढने बच्चियां कहाँ गई थी, लोग ये बता रहे हैं कि हर रोज ये बच्चियां उपला चुनने के लिए या फिर जलावन के लिए लकड़ियां चुनने ये जाती हैं, आलमपुर के तरफ ये जाती हैं, तो उस इलाके में उनका पता लगाया जा सकता है। लेकिन अभी तक 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस सिर्फ एक थियरी लेकर आई है कि वहाँ पर ऐसे लोगों का, चूंकि जहाँ पर शव बरामद हुआ है वहाँ पर स्मैकियों का जमावड़ा लुके छुपे तरीके से वहाँ पे चलता है, तो शायद उसी गैंग ने या वो जो वहाँ पे जमावड़ा होता है उसने इनके साथ कुछ अनहोनी की है। पुलिस के पास सिर्फ अभी तक ये थियरी है। एसएसपी भी सामने है, फुलवारी शरीफ के जो डीएसपी शुक्रिया हैं। आपका रुपेश। लगातार हमें रुपेश बता रहे थे कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा, खासतौर पर इस पूरी खबर पर पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है।